आपके साथ आयुषी नेगी। तो शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 4 के मोर्चे का, जिसमें होगी हर बड़ी खबर की मोर्चाबंदी और इसमें हर मोर्चे पर होगी 4 बड़ी खबरें और हर खबर की होगी चौतरफा पड़ताल। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो 4 का मोर्चा में दिन भर की तमाम अहम खबरों को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे और फिर तफसील से बताएंगे खबर का हर एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं शाम 4 बजे का सबसे खास न्यूज बुलेटिन 4 का मोर्चा। तो 4 के मोर्चे में सबसे पहले बात होगी शहर शहर चल रहे धर्मांतरण के खेल की। गाजियाबाद से शुरू हुई जांच की आंच कई शहरों तक पहुंच गई है। बड़ा खुलासा आज करेंगे। इसी के साथ ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण का धंधा करने वाला शहनवाज गिरफ्तार हो गया है। उस पर क्या अपडेट है आपको ये भी विस्तार से बताएंगे। इसके साथ साथ जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की टेंशन भी बढ़ने वाली है, क्योंकि उन पर एक नई आफत आ चुकी है। क्या है पूरी खबर वो भी बताएंगे। वहीं बात होगी टिकैत के उस बयान की भी जिसे विपक्ष के लिए नसीहत माना जा रहा है। पूरी खबर विस्तार से। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के बाद प्रयागराज में भी सामने आया है ऑनलाइन गेम जिहाद का सनसनीखेज मामला। ऑनलाइन गेम के जरिए युवक के धर्मांतरण की कोशिश की गई। युवक के परिजनों का जनेऊ तोड़कर नमाज पढ़ने का दावा है। कॉलवन हॉस्पिटल के मनोचिकित्सा विभाग में इलाज जारी है। डॉक्टर्स का दावा है ये मामला बहुत गंभीर है। पुलिस के आला अधिकारी भी मामले की जांच में जुटे हैं। गाजियाबाद के बाद प्रयागराज में भी मामला। संगम नगरी प्रयागराज में भी ऑनलाइन गेम जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रयागराज में भी गाजियाबाद की तरह गेमिंग ऐप के जरिए 17 साल के एक लड़के को धर्म विशेष से जुड़ने, हिंदू धर्म छोड़ने और धर्म विशेष के प्रति आकर्षित किए जाने की कोशिश का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 17 साल का एक लड़का शहर के छलवा इलाके में रहता था। बेहद गरीब परिवार का ये लड़का ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। हम ये कह सकते हैं कि जो एक समूह था जो उस पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा था, उस समूह से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। अब पता नहीं उसके अंदर क्या लालच थी, बच्चे से डायरेक्ट बात नहीं हो पाई, बट माँ ने बताया कि उसका व्यवहार जो है वो बिल्कुल भी असामान्य हो गया था। तो ऑनलाइन गेमिंग के आड़ में चल रहे धर्मांतरण सिंडिकेट की अब हर परत का पर्दाफाश होगा। पूरा सच लोगों के सामने होगा, क्योंकि मुख्य आरोपी शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो की ट्रांजिट रिमांड 15 जून तक मंजूर हो गई है और अब उसे गाजियाबाद लाया जा रहा है। धर्मांतरण का धंधा चलाने वाले सरगना शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो की ट्रांजिट रिमांड 15 जून तक मंजूर हो गई है। बद्दो को सड़क मार्ग से महाराष्ट्र के ठाणे से गाजियाबाद लाया जाएगा। महाराष्ट्र से लाकर कोर्ट में पेश करने तक करीब 3 दिन का वक्त लगेगा। दरअसल अलीबाग पुलिस की मदद से रविवार शाम शहनवाज को एक लॉज से दबोचा गया था। आरोपी के पास से एक मोबाइल और एक कंप्यूटर मिला है, जिसे पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। बद्दो पर आरोप है कि वो ऑनलाइन गेम की आड़ में कम उम्र के लड़कों का इस्लाम धर्म के लिए ब्रेन वॉश करता था। ठाणे पुलिस ने बद्दो को मोबाइल सिम उपलब्ध कराने वाले दोस्त तौफीक और आर्यन खान को भी हिरासत में लिया है। उनसे ठाणे में ही पूछताछ चल रही है। तौफीक और आर्यन दोनों मास्टरमाइंड शहनवाज को बचपन से जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर जेल में बंद कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। हिंसा की जांच की आंच उन तक पहुंच गई है। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की नए विवाद से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कानपुर हिंसा के आरोपी से कनेक्शन मिलने पर पुलिस ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी के खिलाफ जांच तेज कर दी है। दरअसल कानपुर हिंसा के आरोपी बिल्डर वशी से कनेक्शन मिला है। जांच में सामने आया है कि वशी की कंपनी में बड़े पद पर काम कर रही थी इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी। दावा है कि हिंसा के बाद नसीम सोलंकी ने पद से इस्तीफा दिया। हालांकि इरफान का दावा है कि 2018 में ही पत्नी उस कंपनी से अलग हो गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने तहकीकात तेज कर दी है। कानपुर पुलिस ने इस संपूर्ण प्रकरण पर अपनी जांच क्राइम ब्रांच को दी है। एक बार जांच में अगर तथ्य असर्टन होते हैं, अगर ये सूचनाएं सही होती हैं, तो विधिक परामर्श लेकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। 2024 चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में सियासी तपिश बढ़ने लगी है और इस बीच भाकियू नेता राकेश टिकैत ने विपक्षी दलों पर एक बड़ा तंज कसा है।
अक्सर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राकेश टिकैत ने इस बार विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। शामली के भज्जू गांव में हुई किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया और चुनाव से पहले आईना दिखाया है। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है अभी, वो हमारे खिलाफ है, किसान संगठन के खिलाफ है। राकेश टिकैत ने दावा किया कि गलत काम करने वाली सरकारों के खिलाफ उन्होंने लगातार आंदोलन किया है। विपक्षी दलों पर तंज कसने के अलावा राकेश टिकैत ने महिला पहलवानों को लेकर किए गए आंदोलन को लेकर भी सरकार पर तीखा प्रहार किया। सुप्रीम कोर्ट के कहने से रिपोर्ट दर्ज हुई और उसकी गिरफ्तारी न हुई। पास्को जैसी धाराएं लगी लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। तो 4 के मोर्चे में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी, दूसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबर। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में यूपी से 5 से 6 चेहरे हो सकते हैं शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम जल्द होगी घोषणा। राष्ट्रीय टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का रखा जाएगा ख्याल। G20 की बैठक को पीएम मोदी का वर्चुअल संदेश, कहा ग्लोबल साउथ का लक्ष्य है विकास। G20 के विकास का एजेंडा काशी तक पहुंच गया। मिशन 2024 को लेकर एक्शन में पीएम मोदी। 27 जून को पार्टी की ओर से चुने गए 2500 कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 15,000 मंडलों में होगा प्रसारण। बिहार के सीवान और पाकिस्तान से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। आतंकी गतिविधि के एंगल से भी पुलिस कर रही है जांच। और अब 4 के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं दूसरे मोर्चे की खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे 2024 चुनाव के घमासान की, जिसे लेकर भाजपा टिफिन प्लान के दम पर आगे बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ बात होगी सपा की रणनीति की भी। लगातार जारी कार्यक्रमों के बाद अब अखिलेश ने 2024 के योद्धाओं को तलब किया है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी यूपी से मिशन 2024 का आगाज कर दिया है, जिसके लिए सोशल संग्राम छेड़ दिया गया है। वही बात बसपा के प्लान की भी होगी, क्योंकि तमाम पार्टियों के साथ साथ मायावती ने भी अपने धुरंधरों की तलाश तेज कर दी है। 2024 चुनाव को लेकर भाजपा ने ताकत झोंक दी है। यूपी में लगातार महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और इस बीच संगठन में भी फेरबदल की खबरें आने लगी हैं। 2024 चुनाव के लिहाज से भाजपा न सिर्फ महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, बल्कि टिफिन बैठक के जरिए भी मिशन 80 पर फोकस है। आज राजधानी लखनऊ में अवध क्षेत्र के टिफिन बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी हिस्सा लिया और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। समाजवादी पार्टी एक मैनपुरी जीतने के लिए उन्हें कितनी ताकत लगानी पड़ी। पूरा कुनबा उनके चाचा, ताऊ जी, भाई जी, पूरी पार्टी मैनपुरी में लगी रही। इस बीच खबर है कि बहुत जल्द भाजपा अपने संगठन में बदलाव कर सकती है। माना जा रहा है कि भाजपा यूपी का प्रभारी बदल सकती है। साथ ही 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में भी नई टीम के गठन से लेकर जिला अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। जो वर्तमान हमारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को भी अपनी जो हमारा कार्यक्रम है, हमारे एजेंडे हैं, उसके आधार पर आगे बढ़ना है। वहीं 27 जून को श्रावस्ती में जेपी नड्डा महासंपर्क अभियान में शामिल होंगे। वहीं 29 जून को बिजनौर में अमित शाह बड़ी जनसभा करने वाले हैं। अब लखनऊ से बड़ी खबर। 2024 चुनाव पर सपा की बड़ी बैठक। कल सपा दफ्तर पर अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है। अखिलेश ने सभी लोकसभा प्रभारियों की बैठक बुलाई है। 24 जून को अगला प्रशिक्षण शिविर कराने की तैयारी है। हरदोई में सपा का अगला प्रशिक्षण शिविर हो सकता है और इससे पहले सपा लखीमपुर खीरी और सीतापुर में प्रशिक्षण शिविर कर चुकी है, जिसमें सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक साफ तौर पर देखने को मिली। तो देखिए, समाजवादी पार्टी और भाजपा की तरह ही अब आम आदमी पार्टी भी तमाम तैयारी कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में किलेबंदी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लेकर मोर्चा खोल दिया है और सोशल मीडिया पर यूपी में भी केजरीवाल मुहिम को रफ्तार देने के लिए जंग छेड़ दी है। सोशल मीडिया सेल का नए सिरे से गठन कर विपिन पाठक को जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, यूपी में भी केजरीवाल हर ग्रुप का नाम होगा और यही हमारा थीम होगा। पूरे चुनाव का यही थीम होगा, यूपी में भी केजरीवाल। हर जगह हम जहाँ भी जा रहे हैं, यूपी में भी केजरीवाल, और केजरीवाल जी का मॉडल ही है। माना जा रहा है कि ये टीम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर जंग लड़ेगी, जिसके तहत सभी जिलों में 10-10 हजार व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे। सभी ग्रुप का नाम यूपी में भी केजरीवाल होगा। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों तक पहुंचने की रणनीति। दिल्ली, पंजाब सरकार के कामों को गिनाया जाएगा। घर घर तक अभियान और कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। इसी रणनीति के साथ साथ आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का टास्क भी दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो विधानसभा और नगर निकाय चुनाव में लगातार हार के बाद अब बसपा लोकसभा की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। संगठन को दुरुस्त करने के साथ ही पार्टी ने अभी से प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है ताकि 2024 की राह आसान हो सके। लगातार चुनाव हारने के बाद बसपा अब नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। हाथी की चाल और सियासी रणनीति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी अभी से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को चुनने के लिए मंथन कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी मंडलों में मजबूत प्रत्याशियों का पैनल बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए हर मंडल में 4 से 5 प्रत्याशियों का पैनल बनाया जाएगा। जिला और मंडल कमेटी प्रत्याशियों का पैनल बनाएगी। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर बसपा अध्यक्ष मायावती लगाएंगी। इसके अलावा 2024 को ध्यान में रखते हुए पार्टी प्रभारियों को रोजाना बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि भाजपा को मात देने के लिए पुख्ता तैयारी जरूरी है। देश के नक्शे पर तानाशाही और तरह तरह के ऐसे बदलाव आप देख लेंगे कि फिर शायद मेरा तो ख्याल है कि प्रजातंत्र ही नहीं रहेगा, एक डिक्टेटरशिप हो जाएगी। 2024 की चुनावी चुनौतियों को देखते हुए मायावती अभी से बिसात बिछा रही हैं। संगठन की मजबूती के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग पर बसपा का जोर है। तो 4 के मोर्चे में दूसरे मोर्चे की खबरें आपने देखी। तीसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबर। कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन में लगी आग। खाने के स्टॉल में आग लगने से हड़कंप। सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 की घटना। गाजियाबाद में घर में आग लगने से 2 महिलाओं की जलकर हुई मौत। ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को निकाला गया। लोनी क्षेत्र के लालबाग कॉलोनी की घटना। शामली में चम्मच फैक्ट्री में लगी भीषण आग। करीब 3 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। पीलीभीत में नहर में नहाने गए 2 दोस्त डूबे। बीती शाम तक रेस्क्यू करने के बाद भी नहीं मिले दोनों के शव। दोनों डी फार्मा के छात्रों की तलाश जारी। खारजा नहर के डैम के पास की घटना। अब रुक करते हैं तीसरे मोर्चे का, जिसमें बात होगी हार से बड़ी टेंशन के बाद भीतर घात पर हुए बवाल की। वहीं साथ साथ इसके साथ आपको बताएंगे क्या है खबर पूरी विस्तार से। लव जिहाद को लेकर लगातार तकरार बढ़ती जा रही है और इधर उत्तराखंड में अब मामला तूल पकड़ चुका है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे किस तरीके से एक्शन इसमें जारी है। साथ ही आपको दिखाएंगे कि गांधी जी और गोडसे वाले विवाद पर आखिरकार क्यों और कहां पर संग्राम मच गया है। वहीं बात होगी नेशनल पार्क में बाघों की मौत के जिम्मेदारों पर चले हंटर की, क्योंकि सरकार एक्शन में है और लगातार इस पर कार्रवाई जारी है। लोकसभा और विधानसभा के बाद निकाय चुनाव में करारी हार ने कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आगे लोकसभा चुनाव है। लिहाजा पार्टी ने अब उन कड़ियों को तलाश लिया है जिन्होंने कांग्रेस को कमजोर किया। लोकसभा चुनाव से पहले जिस नगर निकाय चुनाव को लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, उसमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। नगर निगमों में मेयर की सीटों पर पिछले चुनाव की तरह कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। पार्षदों की संख्या भी बीते चुनाव की तुलना में घट गई, जिसके पीछे पार्टी भीतरघात को बड़ी वजह मान रही है। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जो भी चुनाव लड़ता है वो सिर्फ, चाहे वो सांसद का हो चाहे विधानसभा का हो, ये हमेशा उसको हराने का काम करते हैं। पिछली बार की अपेक्षा में इस बार कांग्रेस पार्टी के 18 की बजाय 13 ही पार्षद जीत पाए हैं, जबकि महापौर पद पर पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। अयोध्या और शाहजहांपुर में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। जाहिर तौर पर भीतरघातियों के चेहरे सामने आने के बाद कांग्रेस अब कार्रवाई के मूड में है। इधर उत्तराखंड में लव जिहाद का मुद्दा खासा गर्माता जा रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला इलाके से शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ रहा है। मुद्दा अब महापंचायत तक पहुंच चुका है। सड़कों पर सन्नाटा है और दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। ये विरोध है लव जिहाद जैसी घटनाओं के खिलाफ। दरअसल पुरोला में अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लोगों को 26 मई को एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी के बाद तनाव बढ़ गया, लेकिन सुरक्षा और अमन चैन को प्राथमिकता बताते हुए सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले। पुरोला की घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने 15 जून महापंचायत बुलाई है, जिसके जवाब में मुस्लिम समुदाय ने भी 18 जून को देहरादून महापंचायत करने का ऐलान कर दिया है। लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। हमारे प्रयास है कि वो शांतिपूर्वक होना जो भी होगा, और कानून को अपने हाथ में लेने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
जाहिर तौर पर एक महापंचायत के बाद मुस्लिम समुदाय की ओर दूसरी महापंचायत का ऐलान ने फिजाओं में और गर्माहट घोल दी है। उत्तराखंड में सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस में आर पार की लड़ाई जारी है। गांधी और गोडसे वाले बयान पर जुबानी जंग तेज होती जा रही है और इस बीच यूपी से उत्तराखंड लौटे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की आवाज पर हलचल बढ़ गई है। एक तरफ जहां समर्थक त्रिवेंद्र से मिलने पहुंचे थे, तो वहीं कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं इस मुद्दे पर ना तो त्रिवेंद्र रावत बैकफुट पर आने के लिए तैयार हैं और न ही कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना चाहती है। और एक बार फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर गांधी जी के बहाने एक बड़ा हमला बोला। देश की आज़ादी के बाद ही, या मैं कहूँ आज़ादी के दिन ही उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी थी, जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब विसर्जित कर देना चाहिए। हमारी पार्टी के मुख्य लोग हैं जो वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमामंडन करने का काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी की शहादत को, उनके योगदान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आज हमने जो विरोध प्रदर्शन है, जो गॉडसे के समर्थक हैं जो इस समाज में, जो उनका विरोध प्रदर्शन है, केवल उनको आईना दिखाने के लिए आज विरोध की शुरुआत मात्र है। और अब बड़ी खबर, दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत का मामला। फील्ड डायरेक्टर बी प्रभाकर हटाए गए हैं। डीएफओ और 3 रेंजर्स पर भी कार्रवाई हुई है। वन राज्य मंत्री की रिपोर्ट पर की गई है कार्रवाई। बाघों की मौत पर सीएम ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद लगातार कार्रवाई जारी है। तो 4 के मोर्चे में तीसरे मोर्चे की खबरें आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं 40 सेकंड में 4 अहम खबर। कौशाम्बी में दबंगों ने बारातियों को दौड़ा कर पीटा। डीजे में भी लगाई आग, ईंट पत्थर से किया क्षतिग्रस्त। दूल्हे के पिता ने दी दबंगों के खिलाफ तहरीर। हंजापुर चकिया का मामला। बस्ती में रुपए के विवाद में रिश्तों का कत्ल। बेटे ने फावड़े से सिर पर वार करके पिता को मार डाला। लालगंज थाना क्षेत्र के शोभनपार गांव की वारदात। कानपुर में पकड़ी गई पंजाब के मोहाली में पति की हत्या कर फरार हुई पत्नी। जीआरपी ने जलियांवाला बाग ट्रेन से मां बेटी को किया बरामद। नाबालिग बेटी की इज्जत बचाने के लिए पति को उतारा था मौत के घाट। झांसी में पुलिस ने मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। ट्रेनों में चोरी करता था मोबाइल। पुलिस ने चोर के कब्जे से 10 मोबाइल फोन किए जब्त। और 4 के मोर्चे में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।